नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न जो है सीजी पीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस सीरीज को रोज देखिएगा और जितने भी प्रश्न होते हैं सबके आप आंसर साथ में दिया करिएगा। इससे जो है आपको ये जो उत्तर है, प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने या फिर इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किन मराठा शासकों की समकालीन थी। तो देखिएगा जो आनंदीबाई है ना, आनंदीबाई जो कि मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी थी। बिंबाजी भोसले जो कि छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक थे। तो उनके समय में उनकी जो पत्नी थी आनंदीबाई, वैसे तो उनकी और भी पत्नियां थी, जैसे कि एक रमाबाई भी उनकी एक पत्नी थी, तो उन्हीं में से एक आनंदीबाई भी थी। तो देखिएगा जो आनंदीबाई थी, पूछ रहा है कि आनंदीबाई किन मराठा शासकों की समकालीन थी। मैंने बताया बिंबाजी की वो पत्नी थी, तो बिंबाजी के समय तो थी होंगी ना। उसके बाद देखिएगा चिमनाजी, इनके समय भी थी, क्योंकि जैसे ही बिंबाजी की डेथ हो जाती है तो जो आनंदीबाई है वो चिमना जी को शासक बना देती है। उसके बाद चिमना जी के बाद ब्योंको जी आते हैं। चिमना जी का शासनकाल थोड़े ही समय के लिए था। फिर ब्योंको जी आते हैं, इसके समय भी आनंदीबाई थी। और ये जो ब्योंको जी है ये बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं, तो बाद में फिर आनंदीबाई की डेथ हो जाती है। तो रघु जी भोसले के समय ये नहीं थी, तो तीनों के समय थी। ऊपर के जो तीन है, बिंबाजी हो गए, चिमना जी हो गए और ब्योंको जी, इन तीनों के समय में ये थी। तो 1 2 3 आपका आंसर होगा। कूट देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 मतलब स आपका जो है उत्तर होगा। 1 2 3 आपका उत्तर होगा। ये आपका जो है आंसर होगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1741 में, हाँ, 1741 में मराठों के रतनपुर में आक्रमण के समय यहाँ का राजा कौन था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग रिपीट होता ही रहता है। तो 1741 में मराठों ने रतनपुर में आक्रमण किया था। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मराठों का छत्तीसगढ़ में कब आक्रमण हुआ। तो सबसे पहला आक्रमण 1741 में रतनपुर पर हुआ। तो इस समय शासक कौन था रतनपुर का, जल्दी से कमेंट करके आप लोग नीचे बताइएगा। तो देखिएगा इस समय कौन शासक था, तो रघुनाथ सिंह ये इस समय शासक था। और ये जो है मराठों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है और रतनपुर का राज्य जो है मराठों के नियंत्रण में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नथिया नवागांव पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। नथिया नवागांव पर्यटन स्थल, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने एक बार भी पूछा था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है। ये आप लोग बताइएगा कि नथिया नवागांव पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जल्दी से इसका आंसर करिए नीचे। तो रायपुर दिया हुआ है, धमतरी दिया हुआ है, कांकेर दिया हुआ है, कोंडागांव दिया हुआ है। तो नथिया नवागांव पर्यटन स्थल ये एक, इसको काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कांकेर जिले में स्थित है। और जो कांकेर जिले का जो जिला मुख्यालय है ना, उससे लगभग 12-15 किलोमीटर दूर ही स्थित होगा ये नथिया नवागांव पर्यटन स्थल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है। ये भी काफी बार पूछा गया है गड़िया पहाड़ के बारे में। जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है। गड़िया पहाड़, ये यहाँ पर महोत्सव भी होता है, गड़िया महोत्सव कहाँ पर है भाई, ये कांकेर जिले में। जो अभी हम लोगों ने नथिया नवागढ़ देखा ना, नथिया नवागढ़ पर्यटन स्थल, तो ये दोनों गढ़िया और नथिया दोनों जो है कहाँ पर है, कांकेर जिले में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का संबंध किससे है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। ये थोड़ा सा टफ होगा मेरे ख्याल से। रमाकांत शुक्ला का संबंध किससे है, तो ये जो है संस्कृत भाषा से संबंधित है। ये किस भाषा से संबंधित है भाई, संस्कृत भाषा से संबंधित है ये। और संस्कृत भाषा के विकास उन्नयन के लिए ये काम करते हैं। इनको जो है 2014 का संस्कृत भाषा सम्मान भी दिया गया था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। छत्तीसगढ़ से राज्य सरकार की तरफ से एक पुरस्कार है छत्तीसगढ़ भाषा सम्मान, तो उसके तहत जो है इनको 2014 में सम्मानित भी किया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ में मतलब संस्कृत भाषा के लिए ये काम करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासाबाई केवटिन का संबंध किस जिले से? बिलासाबाई केवटिन, तो काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिलासाबाई केवटिन। अच्छा, बिलासाबाई केवटिन जी के नाम पर ना एक सम्मान भी दिया जाता है, राज्य अलंकरण, जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है, क्योंकि जो बिलासाबाई केवटिन थी ये एक मत्स्य पालक महिला थी और ये कलचुरियों के समय में थी रतनपुर में। तो इसका संबंध किससे भी? बिलासपुर से। और बिलासाबाई केवटिन के नाम पर ही ना बिलासपुर जिले का नामकरण हुआ है, बिलासाबाई बिलासपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात छत्तीसगढ़ का प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन होता था? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मतलब अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छा पढ़ा होगा इस वाले भाग को तो इसको आप आराम से बना सकते हो। तो बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कौन होता था? तो जल्दी से आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? तो 1854 में नागपुर राज्य का जो है विलय हो जाता है, उसी के साथ छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। उसके बाद फिर अंग्रेज यहाँ पर अपना प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, अपने लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं छत्तीसगढ़ में। तो जिस भी अधिकारी को भेजा गया, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस अधिकारी के हाथ में होता था, मतलब कि यहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। जैसे अभी क्या होता है, जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। संभाग का प्रमुख कौन होता है? आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है ना। और पूरे राज्य का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव होता है। इस तरह से अलग अलग तरीके से जो संवैधानिक प्रमुख है वो तो गवर्नर होगा, प्रशासनिक प्रमुख वो मुख्य सचिव होगा, इस तरह से। तो आपको बताना है कि जब हमारा छत्तीसगढ़ अंग्रेजों का अधिकार में गया तो शुरुआत में कौन सा अधिकारी प्रमुख होता था? तो देखो, कमिश्नर ये नहीं होता था। जो नागपुर जो राज्य था ना उसमें एक कमिश्नर रखा गया। पूरा जो नागपुर राज्य है जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व वाला भाग भी आता था, इसके अलावा महाराष्ट्र का जो उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है ना, उत्तर पश्चिम जो पूर्व तरफ वाला भाग है महाराष्ट्र का, वो वाला पूरा भाग आता था, नागपुर वागपुर वाला। तो इन सब क्षेत्र में एक कमिश्नर को नियुक्त किया गया था, ये पूरे नागपुर क्षेत्र में सब के लिए। उसके बाद देखिएगा, डिप्टी कमिश्नर दिया है, कलेक्टर दिया है, गवर्नर। गवर्नर तो बहुत बाद में आया, मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, जो मध्य प्रांत है ना, जब गठित हुआ मध्य प्रांत तो उस समय मध्य प्रांत में गवर्नर बैठना शुरू हुआ जो नागपुर में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में उस समय भी गवर्नर नहीं था, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ तो एक संभाग था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू में ना डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति हुई। ध्यान रखना, जो इलियट था ना पहला अधिकारी, यही इलियट जो है डिप्टी कमिश्नर बन करके आया था। तो पूरे नागपुर प्रांत में पूरे, क्योंकि नागपुर उस समय प्रांत नहीं बना था, ध्यान रखना, नागपुर का प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया 1861 में। और नागपुर सहित छत्तीसगढ़ का विलय कब हुआ? तो 1854 में विलय हुआ। तो 1854 से 1861 तक नागपुर क्षेत्र में एक कमिश्नर होता था। जो नागपुर को है वो एक कमिश्नर संचालित करता था। और जो अलग अलग जो क्षेत्र थे, जैसे छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ में एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। बाद में 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ नागपुर राज्य के पूरे क्षेत्र को मिला करके, तब फिर नागपुर में एक गवर्नर होता था, गवर्नर बैठने लगा 1861 में। और छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दे दिया जाता है, तो फिर यहाँ पर जो है कमिश्नर नियुक्त करना शुरू होता है। तो ये ध्यान रखना, डिप्टी कमिश्नर होता था शुरुआत में। और पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था? इलियट, मिस्टर इलियट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुरकी किसे कहते हैं? लुरकी, जल्दी से आंसर करिए। लुरकी, सीजीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। जो सेकंड पेपर होता है ना, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें पूछा जाता है, जीएस में भी पूछता है। तो लुरकी किसे कहते हैं? तो लुरकी जो है आभूषण को कहा जाता है, जो कान में पहना जाता है, लुरकी कान में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ है। तो जल्दी से आप बताइए इस मुहावरा का अर्थ, कमेंट करिए नीचे। देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हपटे बन के पथरा,
मतलब कि आप जो है किसी जंगल में जा रहे हो और वहां पर किसी पत्थर से आप टकरा करके गिर जा रहे हो और घर में आकर के फोड़े घर के सील, घर में आकर के आप जो है सिलबट्टा को फोड़ रहे हो, जिस सिलबट्टा में चटनी पीसा जाता है ना, उसको फोड़ रहे हो, उसको तोड़ रहे हो। तो ये क्या मतलब आप भाई जंगल में जा रहे थे या कहीं से भी आप जा रहे थे, रास्ते में कोई पत्थर था, उससे ठोकर खा के आप गिर गए, आपका ध्यान नहीं था, पत्थर बीच में था, कुछ भी हो सकता है, आप उसे ठोकर खा के गिर गए, आए, पैर करहा रहा था, दर्द कर रहा था, हाय हाय करते आए और घर में जो सिलबट्टा पड़ा हुआ है उसको आप तोड़ रहे हो कि भाई मैं पत्थर के कारण गिर गया। मतलब कि किसी और की गलती, मतलब किसी और का गुस्सा आप किसी और पे निकाल रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी का गुस्सा किसी पर निकालना। अक्सर क्या होता है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, किसी से कुछ कहा सुनी हो जाता है, वहां तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल दब्बू बन के रह जाते हैं। मान लो किसी दफ्तर में गए, वहाँ का कोई बाबू, कोई क्लर्क, कोई चपरासी कुछ बदतमीजी कर देता है या फिर कुछ ऐसा रिश्वत वगैरह लेता है, काम सही तरीके से नहीं करता, हमारे मन में गुस्सा आता है कि यार इसको कुछ करे, लेकिन हम करते नहीं है। घर आएंगे और घर में जो है अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर फिर गुस्सा निकालेंगे इस टाइप से। तो ये है हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील, इसका अर्थ ध्यान रखना, पूछा जाता है ऐसी चीजें। अगला क्वेश्चन है, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है। तो ऐसे साहित्य से रिलेटेड काफी सारी चीजें पूछी जाती है, जल्दी से नीचे आप लोग आंसर करिए कि सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है। सुआ मतलब क्या होता है, तोता। सुआ नृत्य भी होता है ना हमारे छत्तीसगढ़ में। सुआ मतलब तोता, हमर मतलब हमारा, संगवारी मतलब मित्र, दोस्त। तो क्या हो गया इसका हिंदी में मतलब, तोता हमारा दोस्त है, तोता हमारा दोस्त है, सुआ हमर संगवारी। किसने लिखा है, तो आंसर है इसका लखन लाल गुप्त। तो आप लोगों ने इसका सही आंसर जरूर दिया होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट रहा तो जरूर बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।